यूपी की थोड़ी सी भौगोलिक के अलावा थोड़ा सा इसका हम कह सकते हो कि एक विस्तार देखेंगे, और ये जो विस्तार होगा वो किससे संबंधित होगा, तो ये संबंधित होगा आपके यूपी के बनावट को लेकर के। आज अगर हम इस यूपी की बात करें तो ये यूपी जो है, आप भी सदैव जानते हैं कि इस यूपी में कई सारे टुकड़े होते हैं, लेकिन टुकड़ों की जब बात की जाए तो इस टुकड़ों का क्या क्या एक आधार होता है, क्या क्या एक संदर्भ होता है। अगर इसकी बात की जाए तो इसके क्रम में ध्यान रखिएगा। अगर इस यूपी की बात की जाए, थोड़ा सा एक संदर्भ आपको बताते चले, रिलेट करिएगा कि यूपी में आर्थिक संभाग कितने हैं। आपने कई बार इसके बारे में क्वेश्चन सुना होगा, तो यूपी में आर्थिक संभाग कितने हैं, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये अर्थव्यवस्था को रिलेट करता है। अर्थात यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में अर्थव्यवस्था को रिलेट करते हुए कितने संभाग हैं, अगर इनके बारे में हम चर्चा करें तो खासा ध्यान रखिएगा, ये कुल 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। अब आप कहेंगे कौन कौन से हैं, तो एक बार आपको रिकॉल करते चले। यहां पर ध्यान रखिएगा, ये वाला जो हिस्सा है, अगर इसको हम थोड़ा सा रिकॉल करें तो ये किससे संबंधित है, तो ये वाला जो हिस्सा आपको प्रमुख रूप से देख मिलता है, ये होता है पूर्वांचल के रूप में। आज पूर्वांचल की जब बात की जाए तो पूर्वांचल खासा ध्यान रखिएगा, इस पूर्वांचल में कुल कितने जिले हैं, तो यहां पर 28 जिले आपको दिख मिलते हैं। तो 28 जिलों की जब बात की जाए तो 28 जिलों की जो संकल्पना होती है वो किससे संबंधित है, तो आपके पूर्वांचल से संबंधित है। तो पूर्वांचल में कुल 28 जिले होते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक बिंदु आता है आपका खास करके ये वाले रूप में। अगर इसकी बात की जाए तो ये कौन सा है, तो ये आपका पश्चिमी यूपी के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? पश्चिमी यूपी की जब बात की जाए तो पश्चिमी यूपी के रूप में जाना जाता है। यहां पर कुल जिलों की संख्या कितनी है, तो यहां पर जिलों की जो संख्या है वो खासा ध्यान रखिएगा 30 जिले हैं। ठीक है, तो पूर्वांचल के अंतर्गत आपके 28 जिले हैं, जबकि पश्चिमी यूपी में कुल आपके 30 जिले हैं। फिर बात आती है हमारे यहां पर ये वाला बिंदु। अगर इस बिंदु की बात की जाए तो इसे किस रूप में जानते हैं, तो इसे नाम दिया जाता है मध्य यूपी। मध्य यूपी। आज मध्य यूपी की जब बात की जाए, जिसको कई बार हम बोलचाल में मध्यांचल के रूप में भी जानते हैं, इसका संबंध क्या होगा, तो इसका संबंध ध्यान रखिएगा, यहां पर कुल आपके 10 जिले आपको प्रमुख रूप से दिख मिलते हैं। क्लियर? तो खास करके आपके पूर्वांचल, पश्चिमी यूपी और मध्य यूपी। अब बात आती है किसका, तो यहां पे नाम आता है ये वाला जोन जो है उसे हम कहते हैं बुंदेलखंड के रूप में। क्या नाम देते हैं? बुंदेलखंड। आज बुंदेलखंड की जब बात की जाए तो बुंदेलखंड की संकल्पना में कितने जिले शामिल हैं, तो बुंदेलखंड के अंतर्गत खासा ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको 7 जिले दिख मिलते हैं। कितने? 7 जिलों की जब बात की जाए तो 7 जिलों की संख्या होती है। हमारे यहाँ पर जो इनसे संबंधित आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर उनको हम यहाँ पर रिलेट करते चलें तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि ये जो पूर्वांचल है, पूर्वांचल में कितने जिले हैं। ठीक है, तो आप जिले को काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर 30 जिले, 30 10 40, 40 20 60, 60 8 68, 68 60 75, तो ये 75 जिले आपको दिख मिलते हैं। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो एक बिंदु हमसे कई बार पूछा जाता है कि हमारे आर्थिक जोनों में सबसे ज्यादा डेवलप कौन है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की बात चली है। अर्थव्यवस्था, आर्थिक मतलब ध्यान रखिएगा अर्थव्यवस्था के आधार पे। अर्थव्यवस्था की जब बात की जाए तो अर्थव्यवस्था के आधार पे, या जिसको एक तरीके से हम कह सकते हैं वाणिज्य के आधार पे, या सीधे तौर पे हम कह सकते हैं व्यवस्था, व्यापार के आधार पे। तो आज अगर हम अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखें तो कई बार आपने सुना भी होगा कि हमारे पूर्वांचल को बीमारू कहा जाता है। तो सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये क्या है, पूर्वांचल जो है वो पिछड़ा माना जाता है। अर्थव्यवस्था के आधार पे पूर्वांचल जो है वो पिछड़ा माना जाता है। ये सत्य बात है, ये कोई झूठ नहीं है, ना किसी की गाली है, बल्कि अगर हम इसकी बात करें तो पूर्वांचल को हम क्या मानते हैं, अपने जोन को अगर डिवाइड किया जाए तो पूर्वांचल को हम सदैव क्या मानते हैं, पिछड़ा मानते हैं। इसके अलावा तो हमारे यहाँ पर अगड़ा कौन माना जाता है, जो डेवलप है। तो डेवलप के बारे में ध्यान रखिएगा, डेवलप जो माना जाता है वो आपका पश्चिमी यूपी माना जाता है। अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या होगा, ये खास करके आप कह सकते हो कि समृद्ध होगा। तो ये पहला क्वेश्चन बन गया कि हमारे अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से कौन पीछे है और कौन आगे है। सीन क्या होता है, उसके पीछे भी लॉजिक है। लॉजिक क्या है, क्योंकि आप भी जानते हैं ये जो पूर्वांचल का लोकेशन है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तराई का लोकेशन है। तराई के लोकेशन में खाद्यान्न उत्पादन अच्छा खासा होता है। कहीं गड्ढे में भी आप चारे दाने गिरा देंगे ना तो वो भरपूर अनाज का उत्पादन होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जनसंख्या का दबाव अधिक है, और सीधे शब्दों में आप कह सकते हो कि गंगा नदी, यमुना नदी सबका मुहाना, सबका दोमट क्षेत्र। तो इस कारण से यहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब जनसंख्या ज्यादा होने की दशा में यहां पर क्या हो जाता है, आप भी जानते हैं संसाधन में वितरण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं आपके घर पर 1 बीघा खेत है और आपके चाचा, पापा, दादा, कई सारे लोग भाई हैं, तो क्या होगा, उसी 1 बीघे खेत में बंटवारा होगा। तो यही होता है कारण कि यहां जनसंख्या अधिक होने की वजह से क्या हो जाता है, यहां पे संसाधन में बंटवारा हो जाता है, और संसाधन में बंटवारा होने की वजह से क्या हो जाता है, यह क्षेत्र आपका पिछड़ा होता है। जबकि अगर हम पश्चिमी यूपी की बात करें तो ऐसा नहीं है कि यहां जनसंख्या नहीं है, लेकिन यहां
यहां जनसंख्या थोड़ी औसत कम है पूर्वांचल की अपेक्षा, तो यहां क्या होता है, संसाधन थोड़े से अधिक हो जाते हैं, पहला कारण। और दूसरा कारण ये ध्यान रखिएगा कि अभी हमने देखा कि यहां पे क्या होता है, ये जो पूर्वांचल का लोकेशन है, यहां पे खेतीबाड़ी अच्छी होती है। तो आप कहेंगे क्या खेतीबाड़ी अच्छी होती है? नहीं, यहां पर जरूर ध्यान रखिएगा कि खेती अच्छी होती तो है, लेकिन कृषि में उत्पादन का जो एक स्तर होता है बंटवारे के बाद, क्योंकि हमने बताया ना कि संसाधन बट जाता है, तो इसी कारण से क्या होता है, कृषि उत्पादन की जब बात की जाए तो कृषि उत्पादन जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, वो यहां पे कम हो जाता है। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे किस जोन में कृषि का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम कृषि उत्पादन के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो कृषि उत्पादन के दृष्टिकोण से क्या हो जाता है, हमारा खास करके ये जो आपका पूर्वांचल है, अर्थात ये जो पूर्वी यूपी है, वो क्या हो जाता है, फिर से एक बार आपका पछड़ जाता है। क्यों? क्योंकि संसाधनों का बंटवारा हो जाता है। लेकिन अब फिर बात आती है कि पूर्वांचल में तो हमने बंटवारा कर लिया, क्या पश्चिमी यूपी की क्या अवस्था है? पश्चिमी यूपी में ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ये कृषि के दृष्टिकोण से समृद्ध है। अब आप कहेंगे ये कैसे, ये कौन सा तर्क हुआ? यहां पे मुख्य तर्क ये होता है कि ये जो पश्चिमी यूपी है ना, ये आप भी जानते हैं गंगा यमुना नदी तुरंत आती है, तो सबसे पहली बात तो नई नई मिट्टी मिलती है, और नई मिट्टी आप कई बार जानते हैं कि ये मिट्टी उपजाऊ होती है। तो उपजाऊ मिट्टी मिलने के कारण क्या होता है, यहां पे खेती अच्छी हो जाती है। और दूसरा तर्क क्या होता है, क्योंकि आपने देखा है पश्चिमी यूपी में कई सारी नहरें हैं, जैसे यमुना नहर हो गया, गंगा नहर हो गया, मध्य गंगा नहर हो गया, निचली गंगा नहर हो गया, तो सिंचाई वगैरह की व्यवस्था दुरुस्त होने के नाते ये क्या है, ये डेवलप्ड है। अच्छा, अब ये लोग पहले से ही समृद्ध हैं, मतलब धनी है, तो धनी व्यक्ति क्या करेगा, अच्छी अच्छी चीजों का इस्तेमाल करेगा। तो यहां पे क्या होता है, खेती बाड़ी में ये लोग मजदूरी नहीं करते हैं, खुद मजदूरी नहीं करते हैं, बल्कि उसकी जगह पर जो महंगे महंगे आपके कृषि के यंत्र आते हैं उन सब का इस्तेमाल करते हैं। आप कह सकते हो ट्रैक्टर का इस्तेमाल, हार्वेस्टर का इस्तेमाल, पंप सेट का इस्तेमाल, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल, तो ये सारी चीज यहां पे की जाती हैं। और यही कारण होता है कि यहां पर कृषि के उत्पादन की जब बात की जाए तो कृषि उत्पादन क्या होता है, यहां पे आपको अच्छा खासा देख मिलता है। तो एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो गया। पहला कौन सा क्वेश्चन था कि अगर हम जनसंख्या और खास करके समृद्धि के अनुसार देखें तो पूर्वांचल क्या है, गरीब है, पूर्वांचल गरीब है, जबकि हमारा पश्चिमी यूपी क्या है, कहीं ना कहीं इसके औसत में ये अमीर क्षेत्र है। जबकि अगर हम यहां पे बात करें कृषि के दृष्टिकोण से, तो कृषि के दृष्टिकोण से पूर्वांचल क्या है, आपका अमीर है, नो डाउट ज्यादा उत्पादन है, लेकिन सीन क्या होता है कि वही बंटवारा होना, तो बंटवारा होने की वजह से ज्यादा जनसंख्या है तो फिर क्या हो जाती है, उसकी संख्या सिमट जाती है। जबकि पश्चिमी यूपी की जब बात की जाए तो पश्चिमी यूपी में क्या होता है, हम लोग अत्याधुनिक प्रकार के यंत्र वगैरह का इस्तेमाल अत्यधिक मात्रा में करते हैं, तो यहां क्या हो जाता है, यहां पे कृषि के उत्पादन को हम बढ़ा पाते हैं। तो कृषि उत्पादन में क्या होता है, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। दो चीजें ध्यान रखिएगा। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसा कि हमने बताया जनसंख्या, तो जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन यहां पे पूछा गया कि पूर्वांचल में जनसंख्या का क्या है, जनसंख्या का दबाव है। ऐसा नहीं है कि ये जनसंख्या कम है, अच्छी खासी जनसंख्या रहती है, तो जनसंख्या का यहां पे दबाव है। और दबाव होने की वजह से क्या होता है, एक सीन समझिएगा, हमारे घर पे मान लेते 1 बीघा खेत है, उस 1 बीघे खेत में अगर हम जाते हैं 5 किलो अनाज लेते हैं बीज और उसको पूरे खेत में छिड़क देते हैं, उत्पादन क्या होगा, उसी 5 किलो के एवज में मान लेते 5 क्विंटल हो गया। हमने फसल की कटाई की, उसे इकट्ठा किया और बलू इकट्ठे करके ले आए। तो अगर हम अकेले गए खेत पर उसी बीज को लेकर के और पूरी तरीके से मेहनत किया तो हमें 5 क्विंटल उत्पादन वापस मिला। लेकिन मान लेते हैं कि हम हैं, हमारे भाई हैं और हमारे एक छोटे भाई और हैं, 3 लोग मिल करके 1 बीघे खेत पर जाते हैं और सीधी संकल्पना वही 5 किलो का बीज है और हमने पूरी तरीके से मेहनत किया, तो अंततः उत्पादन क्या मिलेगा भाई, उत्पादन परिवर्तित तो होगा नहीं। आप चाहे 10 लोग एक खेत पे मेहनत करिए, चाहे अकेला कोई व्यक्ति मेहनत करे, तो उत्पादन आपका क्या होगा, 5 क्विंटल ही होगा। लेकिन बंटवारे की जब बात की जाएगी, अगर हम अकेले किए होते तो हमें क्या मिल जाता, सीधे 5 क्विंटल मिलता। लेकिन अब चूंकि तीनों भाई ने मिल करके मेहनत किया तो उस दशा में क्या होगा, उस 5 क्विंटल में 3 हिस्से लग जाएंगे, तो आपका क्या होगा, अनाज की वैल्यू कम हो जाएगी। तो यही क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कृषि के परिप्रेक्ष्य में कि कृषि में जनसंख्या का दबाव कहां पे ज्यादा है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूर्वांचल में जनसंख्या ज्यादा है तो इसी कारण से सीधा सा प्रश्न बना कि कृषि के अंतर्गत अगर हम कृषि जनसंख्या दबाव की बात करें तो कृषि में जो जनसंख्या का दबाव है वो सबसे ज्यादा कहां पे है, वह आपके इसी पूर्वी यूपी के अंदर देख मिलता है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात भाई, जनसंख्या ज्यादा है, यहाँ पे उत्पादन ज्यादा है, तो लोग यहाँ पे ज्यादा मात्रा में है। जबकि कृषि में जनसंख्या दबाव की जब बात की जाए तो ये कहां पे कम हो जाती है, यह जनसंख्या का जो दबाव है वह प्रमुख रूप से आपको दिख मिलता है हमारा जो
खास करके आप कह सकते हो पश्चिमी यूपी है, वहां पे जनसंख्या का दबाव कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति है और उसके बाद 20 बीघे, 25 बीघे, 30 बीघे खेत है और उसमें अकेला वह खेती करने वाला है। तो ये 2-3 बिंदु ध्यान रखिएगा जब हम अर्थव्यवस्था के जोन से खास करके पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी की बात करते हैं। मध्य यूपी बीच का क्षेत्र है, सकरा क्षेत्र है, यहां तो ना तो ज्यादा उत्पादन होता है ना तो कम उत्पादन होता है। ठीक है, पहला बिंदु ये समझिएगा। अब दूसरे बिंदु की अगर बात की जाए तो ये आता है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के बारे में सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा। पहली बात क्या है, बुंदेलखंड की अगर बात की जाए तो बुंदेलखंड में ये 7 जिले हैं। पहले मुख्य संदर्भ को समझिएगा। अगर हम इस बुंदेलखंड की बात करते हैं तो हमें अगले पेज की यहां पर आधार लेने की जरूरत पड़ेगी, हमें लगता है, या इसी को छोटा कर लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है इस बिंदु को तो आपने समझ लिया है। ठीक है, अगर इसी को हम छोटा करके, अरे कहां चले जा रहे हो भाई साहब, हमें ना बर्बाद ना करो, आगे चलो। ठीक है, यहां पे अच्छी बात है। ये हम बुंदेलखंड की बात कर रहे थे, तो बुंदेलखंड का परिपेक्ष ध्यान रखिएगा, क्योंकि बुंदेलखंड की अगर बात की जाए तो बुंदेलखंड का संबंध क्या है। बुंदेलखंड के संबंध की अगर बात की जाए तो पहली बात तो यह ध्यान रखिएगा, यहां पर 7 जिले शामिल हैं। अब आप कहेंगे 7 जिले कैसे, तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, पहली बात तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि बुंदेलखंड में केवल 7 जिले नहीं है। अब आप कहेंगे कितने जिले हैं फिर। बुंदेलखंड जो जोन है ना, अगर इसकी बात की जाए तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, ये जो बुंदेलखंड का जोन है, मुख्यतः अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध ध्यान रखिएगा, ये जो बुंदेलखंड का जोन आपको दिख मिलता है, अगर इसको हम थोड़ा सा रेखांकित करें तो मुख्य रूप से ये जो बुंदेलखंड है, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, बुंदेलखंड में कुल 14 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 14 जिले। अब आप कहेंगे वाह भाई वाह, आप 7 जिले लिखे हैं और 14 जिले बता रहे हैं, कोई तर्क वाली बात होती है? हाँ बिल्कुल भैया, तर्क वाली बात होती है, बताते हैं ना, काहे परेशान हो रहे हो। अगर हम बुंदेलखंड के 14 जिलों की बात करें तो 14 जिले कैसे होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है ये 2 हिस्सों में बटा है। ठीक है, अगर इस बुंदेलखंड की बात की जाए तो ये बुंदेलखंड क्या होता है, यह बुंदेलखंड आपको 2 हिस्से में दिख मिलता है। अरे का महाराज एकदम तमाशा किया बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड की जब बात की जाए तो बुंदेलखंड क्या होता है, ये 14 जिलों में शामिल है। अब आप कहेंगे 14 जिले कौन से, तो उन्हीं के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। खासा ध्यान रखिएगा, ये जो 14 जिले होते हैं ना, खासा 7 जिले जो हैं वो आपके मध्य प्रदेश से संबंधित है। किससे हैं? 7 जिले आपके मध्य प्रदेश से संबंधित है। आप क्लियर हुआ कि 7 जिले आपके मध्य प्रदेश से संबंधित है। बाकी अगर देखा जाए तो यहां पर क्या है, 7 जिले आपके यूपी से संबंधित है। तो अब आपको बात क्लियर हो गई कि 7 आपके मध्य प्रदेश से और 7 आपके यूपी के, तो कुल मिला के कितने होते हैं, यहां 14 जिले होते हैं। तो आज 14 जिलों की जब बात की जाए तो बुंदेलखंड नाम का जो एक समूह है, अगर उसकी बात की जाए तो उसमें कितने जिले होते हैं, तो खास करके 7 जिले यूपी के हैं और 7 जिले आपके मध्य प्रदेश के हैं। अब ये 7 जिले हैं कौन कौन से, अगर थोड़ा सा इनको भी रिकॉल कर लिया जाए तो इनको रिकॉल करने के लिए खासा ध्यान रखिएगा, ये जो बुंदेलखंड के हमारे जिले हैं, अगर इनकी बात की जाए तो मुख्य रूप से आपका ललितपुर के अलावा आपका चित्रकूट के अलावा आप कह सकते हो हमीरपुर के अलावा आप कह सकते हो यहीं पे जालौन के अलावा महोबा के अलावा बांदा। ठीक है, बांदा। ठीक है, कितने जिले हो गए, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, महोबा, बांदा और एक जिला झांसी। ठीक है, तो झांसी की जब बात की जाए तो झांसी, तो कुल मिला के क्या हो जाते हैं, ये 7 जिले जो हैं वो आपके आज के बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं। कहां से हैं? बुंदेलखंड की जब बात की जाए तो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित आपके 7 जिले होते हैं, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, महोबा, बांदा और झांसी। अब इसकी जब बात की जाए तो जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे हमने देखा जनसंख्या, कृषि और न जाने कितने विषय को लेकर के, अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ की संकल्पना क्या कहती है, यहाँ की संकल्पना ये कहती है कि ये जो बुंदेलखंड का लोकेशन है, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे यहाँ पर दक्षिण के पठार में आता है। और अब नाम से पता चल रहा है कि ये जब पठार है तो पठार में क्या मिलेगा, पठार में पत्थर मिलेंगे। अब जब ये पत्थर मिलता है तो पत्थर मिलने की दशा में क्या होता है, जब पत्थर मिलता है तो पत्थर मिलने की दशा में यहाँ की जो मिट्टी होगी, पहाड़ की मिट्टी क्या बहुत उपजाऊ होती है, कभी आपने सुना हो, कभी नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, मृदा की जब बात की जाए तो मृदा का जो स्तर होता है, मृदा स्तर आप एक तरीके से कह सकते हो कम उपजाऊ होती है। क्या होती है? कम उपजाऊ पूरी तरीके से आपको देखने को मिल जाती है। तो पहला संदर्भ क्या हो गया, यहाँ पत्थर होने की वजह से, पहाड़ होने की वजह से मिट्टी क्या करती है, बहुत कम उपजाऊ होती है। अच्छा, कम उपजाऊ होने के साथ ही साथ क्या होता है, सीधे शब्दों में, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये पठार का रीजन है और पठार के परिप्रेक्ष्य को देखा जाए तो हमारे यहाँ पर आपने बारिश भी सुना होगा कि ये जो बारिश होती है ये तराई रीजन में होती है, इधर कम बारिश होती है। कई बार आपके संदर्भों में आता है कि मथुरा में कम बारिश होती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये लोकेशन कम वर्षा वाला भी होता है। तो यहाँ पर क्या होता है,
कम बरसात भी होती है। अब दो बिंदु आपको क्लियर हो गया कि जब आपके मिट्टी भी कम उपजाऊ है और बरसात की भी मात्रा कम होती है, इसका मतलब ये जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है ये हमारे यहां पर औसतन काफी पिछड़ा माना जाता है। तभी बुंदेलखंड में आपने कई बार सुना भी होगा, कुछ नाम नहीं सुनने को आता है। दो चार ठो वो किला उला को छेड़ दिया जाए, उसके अलावा बुंदेलखंड का नाम कभी चर्चा में नहीं आता है। अभी तो हमारे जो वर्तमान यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि बुंदेलखंड को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ जमीन है तो हम लोग औद्योगिक स्तर को क्या करेंगे, बड़े स्तर पे यहाँ पे डेवलप करेंगे, स्थापित करेंगे, ताकि यहाँ पर क्या हो, उद्योग वगैरह की जब स्थापना की जाएगी, क्योंकि खेती बाड़ी की तो जमीन है ना, तो उद्योग अगर स्थापित कर देंगे तो ये भी क्षेत्र क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। अभी आपने सुना भी होगा, बीडा नाम की जो संकल्पना है बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो इसी कारण से यहाँ पर स्थापित की गई है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए कि आर्थिक संभाग की जब बात की जाए तो ये हमारे यूपी में कितने होते हैं, 4 होते हैं। कैसे कैसे होते हैं इनके बारे में कोई संशय? देखो, अगर आपको ये सेशन पसंद आता है, इतनी जरूर हम आपसे हिदायत करते हैं और आप सबसे अपेक्षा भी रखते हैं कि बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी शिद्दत के साथ हर एक चीज को बताने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो आप सबसे भी ये विशेष गुजारिश होती है कि इस सेशन में जुड़े हैं तो इस सेशन को लाइक करिएगा, इस सेशन को साझा करिएगा अपने उन दोस्तों मित्रों के पास जिसकी जरूरत है ये वाली चीज। आप भी जानते हैं इसका कोई पर्याय नहीं, कोई विशेष संकल्प नहीं, बस एक ही मंतव्य है, आप सबके लिए कुछ करना है। और शायद इसी कारण से, इसी ऊर्जा ने, इसी एनर्जी ने यहाँ पे खड़ा किया है कि आपके लिए बेहतर करने की हम सदैव से प्रयत्न कर रहे हैं। खासा आपके परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमारा पूरा संदर्भ है कि आपके हर एक बिंदु को यहाँ पर रेखांकित किया जाए, लेकिन आप सबसे अपेक्षा केवल एक होती है कि आप अगर इस सेशन में जुड़े हैं तो इस सेशन को भी लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा करें, और पहली बार अगर किसी कारण से चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले दिनों में जितने भी आपके सेशन हैं यूपी के ऊपर आधारित, वो लगभग आपको यहीं पर प्राप्त होंगे। ठीक है, अगर यहाँ कोई संदेह हो तो एक बार थोड़ा सा कोई बता दे। ठीक है।